Hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video lecture I am going to discuss about the very introduction of history of English literature. तो अगर आप history of English literature या English Honors के student हैं तो आपका सबसे पहला पेपर जो होता है वो आपका history of English literature का होता है. It means that you need to understand about what, when, where and why किस तरह की चीज़ें जो है वो लिखी जा रही थी, ये सब आपको समझना होता है कि कौन कौन से राइटर थे जो लिख रहे थे, क्या लिखा जा रहा था, कहाँ लिखा जा रहा था, कब लिखा जा रहा था और क्यों लिखा जा रहा था. तो आपको पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समझनी होती है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेसिफिकली विद द रेफरेंस टू ब्रिटेन. और जैसे आजकल तो बाकी सारे लिटरेचर भी शामिल हो गए, बट इंग्लिश लिटरेचर का बेसिक मतलब यहाँ पे आपको ब्रिटिश लिटरेचर है कि ब्रिटेन में कौन कौन से राइटर जब से इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अभी तक यानी कि 21st सेंचुरी तक कौन कौन से राइटर क्या लिख रहे थे, इस बारे में आपको समझना होता है. दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट टॉक अबाउट की क्लासिफिकेशन ऑफ एज, आपने अलग अलग नाम सुन रखा होगा, एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज. तो ये सब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है और कैसे आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में समझ पाएं कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन क्या है, वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ क्लासिफिकेशन इज डन, कि हम उस पूरे लिटरेरी एज को कब से कब तक बांटते हैं और कैसे बांटते हैं. तो सबसे पहली बात तो यह है कि आमतौर पे आपको इंग्लिश लिटरेचर जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है 16th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक का लिटरेचर, यानी कि 1500 से लेकर के लगभग आप मान के चल सकते हैं 19th सेंचुरी यानी कि 1899 तक का लिटरेचर. और उसके बाद फिर मॉडर्न लिटरेचर भी आपको पढ़ना होता है, यानी कि 20th सेंचुरी में भी, जिसको आप आफ्टर वर्ल्ड वार मान के चलते हैं, जो मॉडर्न लिटरेचर 1914 और 1918 में वर्ल्ड वार हुआ था, तो या वर्ल्ड वार के दौरान का लिटरेचर या उसके बाद का लिटरेचर, यानी कि मॉडर्न लिटरेचर भी आपको पढ़ना होता है ये 20th सेंचुरी में. तो कुल मिला के मोटा मोटी जो बात है वो ये है कि आपको इन 600-700 सालों का इतिहास पूरा पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा था, साथ ही साथ लिटरेचर का उसमें क्या रोल रहा और इंग्लिश लिटरेचर में क्या लिखा गया, कौन सा टाइप उस समय ज़्यादा डोमिनेंट था, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती है. बेसिकली वट एवर आई हैव रिटन हियर, हु, वॉट, वेयर, व्हेन एंड वाई, कौन लिख रहा था, क्या लिख रहा था, क्यों लिख रहे थे, कैसा लिख रहे थे, ये लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में समझना है. तो पहली चीज हम समझने की कोशिश करते हैं मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो इन 600 साल या 700 साल का इतिहास जो आपको समझना है वो इतनी आसानी से हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि बहुत सीरियली हम समझने लगे कि पहले साल क्या हुआ, दूसरे साल क्या हुआ, या पहले 100 सालों में क्या हुआ, इस तरीके से. तो इन 700 साल के इतिहास को समझने के लिए स्टडी के पर्पज से क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है. इस क्लासिफिकेशन का अलग अलग बेसिस है, एनी क्लासिफिकेशन हैज सम बेसिस. तो जो पहला बेसिस है उसको हम एपिथेट्स बोलते हैं, मतलब इस आधार पे कि उस समय राजा कौन थे और क्या टाइटल चल रहा था. जैसे जब इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ थी तो उस एज को हम बोल देते हैं एलिजाबेथन एज, या 16th सेंचुरी में जब जैकब राजा था वहां पे तब हम उसको बोल देते हैं जैकोबियन एज, जो 17th सेंचुरी हो गया. जब क्वीन विक्टोरिया वहां पे थी तो उसको हम बोल देते हैं विक्टोरियन एज. एक तो क्लासिफिकेशन का तरीका ये हो गया. दूसरे क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो आप राइटर के बेसिस पे, जैसे मान लो कि जिस एज में सर जॉफरी चौसर, हु इज आल्सो सपोज्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जब चौसर लिख रहे थे तो उसको हम बोल देते हैं कि ये चौसेरियन एज हो गया, द एज ऑफ चौसर बोल सकते हैं. जब विलियम शेक्सपियर लिख रहे थे जो 16th सेंचुरी में ही थे तो उसको हम बोल देते हैं कि शेक्सपियरन एज हो गया, या द एज ऑफ शेक्सपियर. जब पोप लिख रहे थे तो हम बोल देते हैं कि द एज ऑफ पोप हो गया. तो पहला क्लासिफिकेशन तो एपिथेट्स के आधार पे हो सकता है कि हु वेयर राइटिंग मींस हु वेयर द किंग, और किसका रूल चल रहा था. दूसरा राइटर के आधार पे हो सकता है कि कौन राइटर लिख रहे थे, उसके बेसिस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. जरूरी नहीं है कि शेक्सपियर के टाइम पे सिर्फ शेक्सपियर लिख रहे थे, और भी लोग लिख रहे थे, बट इंपॉर्टेंट शेक्सपियर थे इसलिए इनके नाम पे हम एज का नाम ले लेते हैं. तीसरा जो तरीका है वो है मेजर स्कूल ऑफ थॉट, मींस व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री वाज और व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग वाज बीइंग रिटन, किस तरीके का लिखा जा रहा था, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं.
तो इस बेसिस पे आप मेटाफिजिकल, जैसे ये 17th सेंचुरी में एक अलग टाइप की पोइट्री लिखी जा रही थी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी कई बार बोला जाता है, जो 18th सेंचुरी को, एज ऑफ रीजन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो एज ऑफ सेंस एंड एज ऑफ रीजन एंड सेंसिबिलिटी, ये एक एज आपका आ जाता है। तो इस बात पे कि क्या थॉट प्रोसेस था, इस बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने ये समझा कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है। अब हम समझेंगे कि ये क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली किस तरीके से किया हुआ है, वो मैं बस आपको बता देता हूं। सो इफ वी लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस, कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस टाइप से किया गया है, तो हम मेजर रूप से 7 टाइप में पूरे का पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो एज होता है उसको हम मान के चलते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड, उसका नाम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपको 450 टू 1066 एडी। ये एडी आप याद रखिएगा, एनो डोमिनी, तो 450 से लेकर के 1066 एडी तक। 1066 एडी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसको बोलते हैं नॉरेमन कॉन्क्वेस्ट। तो नॉरेमन कॉन्क्वेस्ट के साथ आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो समाप्त हो जाता है। अभी जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो इंग्लिश पढ़ी जाती थी या जो स्क्रिप्ट था वो इंटायरली डिफरेंट है, बट फिर भी स्टार्टिंग के टाइम पे मान लिया जाता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड आपका 450 टू 1066 एडी। लिटरेचर के नाम पे बहुत कुछ है नहीं। पहली किताब, कई बार आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश लिटरेचर, तो दैट फर्स्ट बुक इज नोन एज बेवुल्फ। उसका नाम जो है वो आपको है बेवुल्फ। पहली किताब इंग्लिश लिटरेचर में जो थी वो थी बेवुल्फ। Then we can move to the second part। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 टू 1066 एडी। लिटरेचर के नाम पे एक ही किताब बेवुल्फ, उसके राइटर का नाम भी अननोन है। कई बार मान लिया जाता है कि जो राइटर है उसका नाम भी बेवुल्फ ही रहा होगा। दूसरा पीरियड जो है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के बाद। इस टाइम के जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हैं वो है चौसर। चौसर इतने इंपॉर्टेंट है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड को ही हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। मतलब और कई बार मिडिल इंग्लिश पीरियड को एज ऑफ चौसर भी बोला जाता है। और जब आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, इसका मतलब यह है द एज ऑफ चौसर, द एज बिफोर चौसर एंड द एज आफ्टर चौसर। मिडिल एज आफ्टर चौसर और मिडिल एज बिफोर चौसर। तो ये 1066 से लेकर के 1500 तक ये बहुत लंबा टाइम रहा। ये इसलिए भी इतना लंबा टाइम रहा कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा नहीं, क्योंकि ज्यादातर इंग्लैंड के इतिहास में इसको डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। 1500 से बहुत पहले तक, ये 8th सेंचुरी से ही चला आ रहा था। डार्क एज मतलब कोई आउटपुट नहीं रहा लिटरेचर के नाम पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेट इज वाई मिडिल इंग्लिश पीरियड, ये 400 साल का इतिहास में एक ही नाम मैंने आपको अभी प्रोमिनेंट राइटर चौसर लिख रखा है। एंड चौसर इज ऑल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं। तो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री इज चौसर, सर जॉफरी चौसर। फिर उसके बाद जो तीसरा एज है उसको हम मान के चलते हैं रेनेसांस। रेनेसांस एंड रेनेसा, बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर एक्सेप्टेड नाउअडेज। इसको प्रोनाउंस करने के लिए आप रेनेसा भी प्रोनाउंस करें तो सही है, और रेनेसांस भी आजकल एक्सेप्टेड है। ये जो टाइम पीरियड है ये 1500 टू 1616। इस टाइम पीरियड को क्या माना जाता है? रेनेसा का मतलब होता है री अवेकनिंग, व्हेन पीपुल आर अवेकन। अवेकन का मतलब ये है कि वो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए थे, रैशनल हो गए थे। चर्च को क्वेश्चन किया जाने लगा इंग्लैंड में, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च को। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो लोग पुराने चर्च के सिस्टम को मानते रहे वो कैथोलिक हो गए, जिन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया वो प्रोटेस्टेंट हो गया। तो ये सारी चीजें इस टाइम पे हो रही थी, इसलिए इस टाइम को हम रेनेसा कहते हैं कि लोग जागृत हो गए थे। मीन्स पीपल वे आर नाउ अवेयर, दे वर बीइंग मोर लॉजिकल, दे वर क्वेश्चनिंग व्हाट इज हैपनिंग। जो कुछ भी हो रहा था उसको वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि जो उनको बोल दिया जाए वही वो मान रहे थे। तो डेट इज वाई दिस एज इज नोन एज द एज ऑफ रेनेसांस। और इंग्लैंड बहुत ज्यादा इमर्ज भी कर रहा था, पूरी दुनिया में सुपर पावर के रूप में इमर्ज करना जो है वो 1500 और 1660 के आसपास ही, जब क्वीन एलिजाबेथ थी उसी समय हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 के आसपास बनी थी, तो वो ये आपको रेनेसा के टाइम पे ही बनी थी, जो इंडिया भी आई ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ के ही टाइम पे। तो हम रेनेसा को 4 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड। इनका क्लियर डिवीजन आगे की क्लासेस में समझेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए कि जब क्वीन एलिजाबेथ थी तब वो विलियम शेक्सपियर जो सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे, या फिर यूनिवर्सिटी वेट्स का जो जमाना चल रहा था जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो, ये सारे राइटर्स आते हैं।
अभी सिर्फ मैं आपको एक झलक देते चल रहा हूं कि क्या क्या आपको जो है क्लासिफिकेशन में क्या कौन राइटर्स पहले और फिर बाद में कौन आया। तो एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर, उसके पहले यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह लोग थे। फिर जैकोबियन एज में जॉन डन और जॉनसन, बेन जॉनसन का नाम आता है। फिर उसी तरीके से कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड आता है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। देन द फोर्थ नंबर इज नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल का द वर्ड नियो रेफर्स टू न्यू, मतलब एक बार फिर से क्लासिकल चीजें को क्या किया गया, एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। दैट इज व्हाई दिस एज इज नोन एज नियो क्लासिकल। जो चीजें मतलब रोम में या ग्रीस में, जैसे कि जो हरास थे या फिर जो बहुत क्लासिकल राइटर्स थे, उनकी चीजों को एक बार फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। दैट इज व्हाई दिस एज इज नोन एज नियो क्लासिकल। या फिर ऑगस्टस नाम का एक राइटर बहुत पहले हुआ करता था, तो उस माइथोलॉजी को जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। इसीलिए इस एज को 3 पार्ट में बांट सकते हैं हम, रीएस्टोरेशन, रेस्टोरेशन या रीएस्टोरेशन, मतलब फिर से चीजें रीएस्टोर करने की कोशिश की गई। तो रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ऑगस्टन एज में आपको बहुत पॉपुलर राइटर आते हैं, अलेक्जेंडर पोप का नाम आपको आता है, और दैट इज व्हाई ऑगस्टन एज इज समटाइम्स आल्सो कंसीडर्ड एज द एज ऑफ पोप। देन वी हैव द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसमें जॉनसन का नाम आता है। ये 2 जॉनसन जो मैंने लिख रखे हैं, इनके स्पेलिंग में फर्क है, वो ध्यान दीजिएगा। ये जॉनसन बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन अपने स्पेलिंग में एच नहीं लगाते थे, और ये जॉनसन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, जो JOHN, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, वो बिलोंग्स टू दिस द न्यू क्लासिकल पीरियड विच इज अराउंड 18th सेंचुरी। और ये बेन जॉनसन जो है ये आपको 17th सेंचुरी के थे। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर एज ऑफ सेंसिबिलिटी और आफ्टर न्यू क्लासिकल पीरियड वी हैव द रोमांटिक पीरियड। मतलब ये एक ऐसा एज जब नेचर लव से रिलेटेड जो पोएम है, जो रोमांटिक पोइट्री है, वो बहुत ज्यादा इमर्ज की। वर्ड्सवर्थ जैसे लोग जो है वो इस समय खूब लिख रहे थे, और बहुत सिंपल लिख रहे थे ये लोग। इससे पहले जो पोइट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती थी, मतलब आम आदमी, अगर कोई व्यक्ति बहुत लिटरेट नहीं है तो इट्स नॉट ईजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ पोप। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अगर अलेक्जेंडर पोप की लाइन कहूं कि व्हाट डायर ऑफेंस कॉजेस फ्रॉम एमोरस थिंग, व्हाट माइटी कंटेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग, तो दिस इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर ए कॉमन रीडर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ड्सवर्थ, ही राइट्स वेरी स्मूथली। उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई पोइट्री का मतलब ये है जो सबको समझ में आए, एंड ही राइट पोइट्री इन वेरी सिंपल वर्ड्स लाइक ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। तो ये बहुत छोटे बच्चे भी एक तरीके से समझ सके। तो दैट काइंड ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, एंड ही डिफाइंड पोइट्री एज अ व्हाट वी कैन से द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। की जो फीलिंग्स है वो स्पॉन्टेनियसली अगर ओवरफ्लो कर रहा है तो उसको आप नियम कानून में मत बांधिए, ऐसे ही लिखिए। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द पोइट्री ऑफ द रोमांटिक पीरियड एंड द न्यू क्लासिकल पीरियड, या उसके पहले का। न्यू क्लासिकल के बाद जो 6th नंबर पे आपको आता है, मैंने बताया 7 एज में हम क्लासिफाई करते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसांस, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक पीरियड, एंड आफ्टर रोमांटिक पीरियड वी हैव विक्टोरियन एरा। 6th और 7th एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट आर द अदर एजेस वी हैव। तो आफ्टर दिस रोमांटिक पीरियड वी हैव द विक्टोरियन एरा। रोमांटिक पीरियड के बाद जो है वो आपको विक्टोरियन एरा आता है। विक्टोरियन एरा मीन्स जब क्वीन विक्टोरिया वहां पे महारानी थी, और ये वही टाइम है, मीन्स वी हैव 6, दैट इज द विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन एज आप इसको मान लीजिए। एंड द टाइम पीरियड जैसे आपको ये पता है 1813 में कंप्लीट हुआ था वर्ड्सवर्थ का एज, या जो जिसको हम रोमांटिक पीरियड बोलते हैं। तो जो विक्टोरियन एरा है वो आपका 1830 से लेकर के, यानी आपका पूरा का पूरा जो 19th सेंचुरी है उसको हम विक्टोरियन एरा के फॉर्म में लेते हैं। तो इट इज फ्रॉम 1830 टू 1901 ये आपका विक्टोरियन एज चलता है। इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर थे उनका नाम है चार्ल्स डिकेंस। डिकेंस का नाम आपने सुना होगा। डिकेंस के बारे में ये कहा जाता है कि उस टाइम पे अगर क्वीन विक्टोरिया के बाद कोई आदमी सबसे पॉपुलर था तो वो चार्ल्स डिकेंस थे। ही वॉज क्वाइट पॉपुलर एंड दिस एज वॉज द एज ऑफ नॉवेल्स। अभी तक मतलब ये जैसे जो रोमांटिक पीरियड था उसमें पोइट्री ज़्यादा पॉपुलर थी, विक्टोरियन एज आते आते तक नॉवेल्स बहुत पॉपुलर हो गए। ऐसा नहीं पहले भी नॉवेल्स लिखे जा रहे थे, बट द नॉवेल्स गेट पॉपुलैरिटी इन विक्टोरियन एज। आफ्टर विक्टोरियन एज वी हैव मॉडर्न एज। तो विक्टोरियन एज के बाद जो 7th हम लेकर के चलते हैं वो मॉडर्न एज लेकर के चलते हैं, जो आमतौर पे वर्ल्ड वार के आसपास समझा जाता है। 1901 पे भले ही क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई,
बट 1914 तक आप मान के चलिए कि विक्टोरियन एज ही था, और मॉडर्न एज स्टार्टेड इन 1914 एंड फिर कुछ लोग मानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया है कि यानी कि 1945, उसके बाद के टाइम पीरियड को आप पोस्ट मॉडर्निज्म 1945 से लेकर के अभी तक का जो टाइम पीरियड आप मान लीजिए वो पोस्ट मॉडर्निज्म मान लीजिए। तो मॉडर्न एज या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्न एज को कई बार जैसे अगर आप 1945 के बाद के पोस्ट मॉडर्निज्म या कई बार पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहा जाता है, मतलब इंग्लैंड की जो कॉलोनी थी, जैसे इंडिया भी 1947 में आजाद हो गया, तो आजादी के बाद जो बहुत सारे कॉलोनीज इंग्लैंड के थी वो सब आजाद हो गए, तो उसके बाद का जो लिटरेचर है दैट इज द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो ये विक्टोरियन एज एंड दिस इज द मॉडर्न एज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस। थैंक यू।